बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथ 641 के मॉड्यूल नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि पिछले मॉड्यूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 21 जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, लाइक रियल एनालिसिस। तो इसको थोड़ा सा आपने जो है वो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसकी सारी चीज़ों को आपने समझ लेना है कि कौन सी चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, फिर इंशाल्लाह एक ही वीडियो लेक्चर में या 2 वीडियो लेक्चर में इस पूरे को समरी करके इंशाल्लाह इसकी जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसकी तैयारी करें। तो ज़ाहिर बात है, पहले आपको एक चीज़ पता होगी थोड़ी सी डिटेल में, तो फिर ही आप उसको शार्प तरीके से कर सकेंगे। तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर एक दफ़ा नहीं आती तो बेशक आप दोबारा भी लेक्चर देख लिया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो चलें, आज का जो मॉड्यूल है उसमें हमने अपना पिछला जो मॉड्यूल था उसमें हमने लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो सेपरेबल स्पेस की हमने पढ़ी थी। इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन थी कि एक जो हमारे पास ये है कि जो हमारा सेट होगा, जो हमारे सेट दिया वो होगा, वो हमारा डेंस होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन थी वो हमारे पास काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल मीन कि जो भी हमारा सेट आता है उसको हम काउंट कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास डेफिनेशन सबसे पहले डेंस की कि इफ़ एम क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम एम लेते हैं, ठीक है, एम हमारे पास एक सेट है, उसका अगर हम क्लोजर लें तो वो इक्वल टू एक्स के आ जाए तो देन हम उसको क्या कहते हैं कि जो एम हमारा है, जो सब सेट है, वो डेंस है इन एक्स में। अब सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि इसमें 2 कंडीशन आ गई थी। एक तो ये कि जो हमारा सेट होगा वो काउंटेबल भी होगा और दूसरा जो है वो डेंस भी होगा। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मेट्रिक स्पेस एक्स इज साइड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज़ अ काउंटेबल सबसेट विच इज डेंस इन एक्स। अब इसकी एग्जांपल्स हमने देखनी है। एग्जांपल पहले जो है वो रियल लाइन आर में देखेंगे, फिर कम्प्लेक्स प्लान में देखेंगे और फिर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में देखेंगे कि कौन कौन सी जो नंबर्स हैं किस किस जगह पे जो है वो हमारे पास जो फंक्शन होंगे या जो सबसेट्स हमें दिए हुए होंगे वो सेपरेबल होंगे। यानी कि रियल लाइन में हम देखेंगे कि फंक्शन सेपरेबल होते हैं या नहीं, फिर इसी तरह से हम कम्प्लेक्स प्लान में देखेंगे कि सेपरेबल होते हैं या नहीं, और फिर हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में देखेंगे कि इसमें भी सेपरेबल होते हैं या नहीं होते। तो फर्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हमारे पास है रियल लाइन की। तो रियल लाइन के लिए हमने इसके साथ एज अ फंक्शन डी डिस्टेंस फंक्शन इसका लिया, रियल डिस्टेंस फंक्शन रियल लाइन के लिए कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये स्टार्टिंग में ही हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन है रियल लाइन के लिए। तो यहाँ पे अब हमने रैशनल नंबर एक लिए हैं। लेट नो क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। जो क्यू है यानी कि जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, सच दैट द क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। यानी कि जो हमारा क्यू है, जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे, अगर उनके हम क्लोजर लें तो वो किसके इक्वल आता है, वो आर के आता है। तो एक तो सेटिस्फाई हमारे पास क्वालिटी हो गई है, यानी कि एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है कि जो क्यू क्लियर है, यानी कि जो हमारे पास हमने यही देखा था ना कि हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एम एक सेट है वो इक्वल टू सबसेट जो हमने लिया हुआ है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाए, किसी भी एक्स की इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे जो हमने लिया है वो हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है क्यू, ठीक है। तो जो क्यू का क्लियर है वो किसकी इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास आर की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन के फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है, यानी कि ये डेंस सेट है। अब दूसरी जो चीज़ है वो हमने ये प्रूफ इसमें करनी है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोजर हो गई, यानी कि डेंस वाला प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि काउंटेबल भी होना चाहिए। तो ये जो क्यू हमारे पास है, जो रैशनल नंबर है, अगर वो रियल नंबर में से हमने लिए हैं तो इट्स मीन के वो काउंटेबल भी होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई कि क्यू इज डेंस इन आर, यानी कि ये जो आपके पास लाइन है क्यू इज डेंस इन आर, यानी कि क्यू जो अभी मैंने आपको लिख के बताया है क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर एंड क्यू इज काउंटेबल। जो क्यू हमारे पास है, जो रैशनल नंबर है, वो हमारे पास काउंटेबल है। तो देन हम कहेंगे कि जो हमारे पास आर है वो हमारे पास क्या है, सेपरेबल है। इसी तरह से हम आर एन में, अगर आर एन स्पेस में जाएँ तो आर एन में भी सेम हमारे पास ये कंडीशंस लागू होती हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि एक्स और वाई जो इसके नीचे बार हैं, ये सिंपली इसको डिनोट करने के लिए लिखी है कि अब हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो आर एन स्पेस में ले रहे हैं, ठीक है। आर टी इज अ स्पेस वेयर डी एक्स वाई इज द डिस्टेंस फंक्शन, यानी कि अब जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है वो इन स्पेसिस के साथ है।
अंडर रूट ऑफ y1 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y2 x2 का स्केयर प्लस अप टू सोन yn माइनस xn का स्केयर। द एलिमेंट ऑफ आर एन आर वेक्टर्स, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ये एक्स वाई जी जितने भी एन टर्म्स तक यूज़ हो रहे हैं ये सारे हमारे पास क्या होंगे, वेक्टर होंगे। एक्स बार एंड वाई बार आर द वेक्टर एंड वी हैव रिप्रेजेंट एज अंडर स्कोर सच दैट एक्स अंडर स्कोर इज इक्वल टू x1 से xn तक एंड y अंडर स्कोर इज इक्वल टू yn से yn टर्म्स तक। तो जो हमारे पास q है यानी कि जो रैशनल नंबर है, अगर हम उनको ये कह दें कि ये हमारे पास क्या है C1 से लेकर Cn टर्म्स तक ये हमारे पास सारे हैं रैशनल नंबर। तो Ci जो है यानी कि C1 टू Cn इन सब नंबर्स को हमने Ci कहा है और Ci बिलोंग टू Q है। फिर Qn इज डेंस इन R n, यानी कि जो हमारा Q है अगर वो डेंस है R में तो इट्स मीन कि जो Qn होगा वो भी डेंस होगा इन R में। आल्सो Q इज काउंटेबल सो ऑल इट्स n ट्यूपल आर आल्सो काउंटेबल, यानी कि अगर Q जो है वो काउंटेबल है तो इट्स मीन कि इसकी जितनी भी टर्म्स हम ले लें वो भी काउंटेबल होंगे, तो विच मीन्स दैट C1 टू Cn इज काउंटेबल। सो जो हमारा Qn है वो काउंटेबल भी है और जो इसमें डेंस भी है, तो इस वजह से हम इसको भी कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेपरेबल स्पेस बनाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कम्प्लेक्स प्लान, यानी कि आयोटा की फॉर्म में हमारे पास नोटेशंस आ जाएंगी। कम्प्लेक्स नंबर इसी तरह से इनको डिनोट किया जाता है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। इन कम्प्लेक्स प्लान द नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है और आयोटा इक्वल टू किसके होता है, अंडर रूट -1 के एंड आयोटा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास होता है -1 के। तो इसको जो है वो हम ए प्लस आयोटा बी को सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। फॉर आर स्केयर वी डिफाइंड, आर स्केयर के लिए हम फिर इसी तरह से जो हम क्यू स्केयर लेंगे उसमें हम जस्ट दो फंक्शन लेंगे C1 एंड C2 यहाँ पे हमने ले लिया और वो C1 और C2 बिलोंग करते हैं क्यू से, और फिर हम इसको आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि C1 एंड IC2, जहाँ पे हमारा जो C1 और C2 होगा वो क्यू से बिलोंग करेगा। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि R वाज डेंस एंड n डायमेंशनल R एन, यानी कि n डायमेंशनल में भी हेयर आर ओनली टू कॉम्प्लेक्स नंबर C1 एंड C2। सो अगर ये जो जस्ट क्यू है वो अगर हमारे पास डेंस है तो क्यू एन भी डेंस था, यानी कि काउंटेबल भी था, डेंस भी था। और इसी तरह से अगर हम जस्ट क्यू स्क्वायर ले लें यानी कि जस्ट दो टर्म्स ले लें इसकी, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, डेंस भी होगा और इसके अलावा जो है हमारे पास काउंटेबल भी होगा। तो इट्स मीन कि जो कम्प्लेक्स प्लान है वो भी हमारे पास सेपरेबल प्लान है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये पीछे भी हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन सेम कब आता है, जब हमारा डिस्टेंस फंक्शन सेम होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आ जाए। सॉरी, जब हमारे फंक्शन जो हैं वो सेम होते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन है वो सेम 0 आता है, और अगर हमारे जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट होते हैं तो हमारा डिस्टेंस है 1 है। ये हमारे पास एक फिक्स्ड प्लान है। देयर इज़ नो कंडीशन ऑन सेट, यानी कि सेट कोई भी हो सकता है लेकिन वो सेट अगर सेम है यानी कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है तो डिस्टेंस 0, और अगर वो डिफरेंट है तो डिस्टेंस 1 आएगा। सेट कोई भी हम ले सकते हैं। आगे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसको थोड़ा सा हम स्टडी एक दफ़ा कर लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, रीड आउट करते हैं, हमें समझ आ जाएगी। इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस वी हैव अ कंडीशन ऑन डिस्क्रीट फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन विच इट्स एलिमेंट आर सेम देन डिस्टेंस इज 0। यही बात अभी हमने कही है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हमारे ऊपर सिर्फ ये कंडीशन होती है डिस्टेंस फंक्शन के ऊपर कि अगर एलिमेंट सेम है तो डिस्टेंस 0 आएगा, और अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1 आएगा। व्हेन वी हैव डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस देन द सेट एक्स इटसेल्फ इज डेंस, यानी कि अगर हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की बात करें तो जो हमारा एक्स सेट होगा यहाँ पे वो खुद ही डेंस होगा एंड देयर इज नो लिमिटिंग पॉइंट, उसके ऊपर ना तो कोई लिमिटिंग पॉइंट होगा और ना ही कोई दूसरा सबसेट होगा जो कि डेंस होगा। नाउ फॉर सेपरेबल फंक्शन, यानी कि ये तो खुद ही डेंस हो गया, हमें तो वो फंक्शन चाहिए यानी कि जो दूसरा फंक्शन हमने इसके साथ लिया होता है जिसका हम सबसेट लेते हैं वो हमें यहाँ पे डेंस चाहिए, लेकिन जो फंक्शन खुद है जो सेट हमें दिया हुआ है वही अगर डेंस है तो फिर हम उसके ऊपर तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उसको तो हम फिर दोबारा से उसको सबसेट लेंगे, उसको ये तो नहीं कह सकते हम कि जो इसका हमारे पास सबसेट आया वो भी फिर उसमें डेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि जो मैट्रिक्स डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है उसमें क्या होता है कि जो सेट हमें दिया हुआ होता है वो डेंस होता है। ठीक है, उसमें ना तो कोई लिमिटिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई दूसरा सबसेट होता है जिसको हम मतलब इस तरह से लिख सके कि जो हमारा एक्स बार है वो इक्वल टू किसके आ रहा है, एक्स के आ रहा है। इस तरह की कंडीशन नहीं होती है। जो हमारा एक्स होता है वो खुद ही हमारे पास क्या होता है, डेंस होता है। नो फॉर सेपरेबल फंक्शन वी हैव टू कंडीशन। यही चीज़ अभी हमने देखी थी कि एक तो ये है कि सबसेट इज डेंस, यानी कि जो सबसेट होना चाहिए वो डेंस होना चाहिए, और दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एज इन द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस द सेट इज इट सेल्फ डेंस, सो वी नीड ओनली टू चेक दैट इज काउंटेबल आर नॉट, यानी कि इसमें हमने क्या चेक करना है कि ये सिर्फ काउंटेबल है या नहीं। इफ इट इज़ काउंटेबल देन इट इज सेपरेबल, यानी कि अगर वो काउंटेबल होगा तो फिर वो सेपरेबल हम उसको कहेंगे। ठीक है, हिंस इन द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस वी ओनली चेक दैट द सेट इज काउंटेबल आर नॉट।
नॉट, इफ़ इट इज़ काउंटेबल दैट इट इज़ सेपरेबल, एल्स इट इज़ नॉट सेपरेबल। यानी कि जो हमारा सेट है जो दिया हुआ है वो तो चलो डेंस है, लेकिन उसकी दूसरी जो कंडीशन है हमें सेपरेबल चेक करने के लिए वो हमारे पास क्या आती है, काउंटेबल चेक करना है कि जो सेट दिया हुआ है वो काउंटेबल है या नहीं। अगर वो काउंटेबल है देन उसको हम सेपरेबल कहेंगे, अगर वो काउंटेबल नहीं है तो देन हम उसको कहेंगे कि वो नॉट सेपरेबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी एल पी में। जैसे कि पीछे हमने देखी थी एग्जांपल, उसमें भी हमने एल स्क्वायर फिर उसकी टर्म ली थी तो फिर हमने उसको प्रूव किया था। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, एल पी है। यानी कि कोई दूसरी पावर अगर हम पी की ले लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, स्पेस मीन्स अ सेट, इन दिस सेट एलिमेंट आर सीक्वेंस। यानी कि जो एल पी है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सीक्वेंस में है, विच में बी रियल कॉल्ड द रियल स्पेस एल पी एट द कम्प्लेक्स नंबर। द कम्प्लेक्स, जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रियल स्पेस एल पी क्या होगी कि जब हमारे नंबर रियल होंगे तो उसको हम रियल स्पेस कहेंगे, जब हमारे नंबर कम्प्लेक्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स स्पेस कहेंगे। देन वी हैव डिफाइंड इट्स मीट्रिक, अ मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक मीन आर डिस्टेंस फंक्शन। यानी कि इससे फिर हम डिस्टेंस फंक्शन बनाएंगे। अब इसमें क्या प्रूव करना है हमने, द सबसेट ऑफ LP is dense and also countable, then LP is separable space। यानी कि अगर जो LP है, जो सबसेट LP का वो डेंस भी है और काउंटेबल भी है तो देन हम LP को कहेंगे कि वो सेपरेबल स्पेस है। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया है, Q एज अ काउंटेबल एंड देन यूज इट एज जनरलाइज फॉर्म, हियर वी आल्सो यूज अ Q एज अ काउंटेबल। तो यहाँ पे भी इसने Q को ही एज अ काउंटेबल किया है। आप इस जो हमारे पास प्रूफ है इसको करने की ज़रूरत नहीं, आप बेशक इसको स्किप कर दो। सिर्फ आपने याद रखनी है कि ये जो स्पेस LP है ये भी हमारे पास जो है वो सेपरेबल स्पेस ही है। ओके, तो आगे हम देखते हैं अगली जो हमारी चीज़ें देखें। इसमें हमने ये प्रूव किया कि जो हमारी स्पेस एल पी है वो हमारे पास क्या है, सेपरेबल है। बस ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है जी बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन। ठीक है, वी कॉल अ नॉन नंबरिटी सबसेट एम कंटेन एक्स अ बाउंडेड सेट इफ इट्स डायमीटर डेल्टा एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू एम डी एक्स वाई इज़ फाइनाइट। यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या चीज़ करनी है, बाउंडेड सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन आ रही है हमारे पास कि उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे अगर जो हमारे पास डेल एम है, यानी कि जो भी हमने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है एक पॉइंट का दूसरे, अब डायामीटर, पहले डायामीटर की डेफिनेशन आप देख लें कि डायामीटर क्या है। यानी कि एक आपको बड़ा सा सेट दिया हुआ है, उसके हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ आपने डिस्टेंस फंक्शन लिया है। जितने भी उस सेट के आपके डिस्टेंस फंक्शन आए हैं उसमें से उसका सुप्रीमम यानी कि जो हाईएस्ट आपका डिस्टेंस फंक्शन आया है वो आपने लेना है। अगर वो जो है हमारे पास फाइनाइट है तो देन हम उसको कहेंगे कि ये बाउंडेड है। ठीक है, वो उसका डायामीटर होगा। अगर वो फाइनाइट है तो उसको हम बाउंडेड कहेंगे, अगर वो इनफाइनाइट आता है तो उसको हम अनबाउंडेड कहेंगे। ये चीज़ आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद ये आगे अगेन इसकी डेफिनेशन है कि इट मीन दैट द सुप्रीमम फॉल डिस्टेंस फंक्शन इज फाइनाइट देन सेट इज बाउंडेड। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि क्या है कि जो सुप्रीमम है डिस्टेंस फंक्शन का, अगर वो फाइनाइट आता है तो देन हम उसको बाउंडेड कहेंगे, अगर वो इनफाइनाइट आता है तो हम उसको अनबाउंडेड कहेंगे। सीक्वेंस एक्स एन इज इन एक्स इज बाउंडेड सीक्वेंस इफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेट इज बाउंडेड सबसेट ऑफ एक्स। यानी कि अगर वो बाउंडेड, तब बाउंडेड सीक्वेंस तब कहेंगे जब उसका करस्पॉन्डिंग जो सबसेट होगा एक्स का, जो हम जिसका हमने डिस्टेंस फंक्शन लिया हुआ होगा वो अगर बाउंडेड होगा। तो हिंस द बाउंडेड सीक्वेंस मीन द फाइनाइट डायमीटर, इफ द डायमीटर इज इनफाइनाइट देन द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही चीज़ बता दी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एंड लिमिट। सीक्वेंस का हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी रियल एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस और सीरीज। तो सीक्वेंस हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस x and in a metric space x is equal to xd is said to be converges are convergent if there is an x belong to x such that limit n approaches to infinity d x and x is equal to 0। ये जो x n और x है ये जो है वो अप्रोच कर रहा है, यानी कि जो x n है वो अप्रोचेस टू क्या है, x है। इसकी मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन है, जो एग्जांपल है इसकी रिलेटेड, वो हम अपने अगले जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट इसकी नोटेशंस को आपने याद रखना है कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या डिफाइन करती है कि अगर जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है जो एक्स एन है उसमें और एक्स में अगर हम डिस्टेंस फंक्शन लें तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है। एक्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एक्स एन। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट है इसकी। ठीक है, एक्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एक्स एन एंड वी कैन राइट, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा आपके पास 0। जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स। आज सिंप्लीफाई एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स। इनकी जो नोटेशन है ये सिर्फ आपने याद रखनी है।
फर्स्ट एग्जांपल है एक्स एन इज इक्वल टू 1 आवर एन वेरीज एज मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस वो होते हैं जिनके जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जब हम एन वेरीज एज दिस करेंगे तो इसको तब तक हमने एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक जब इसको लेके जाएंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच। डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी देन 1 आवर एन अप्रोचेस टू जीरो और इट्स लिमिट पॉइंट एक्स इज जीरो, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है -1 की पावर एन, हेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 1 टू n। एक्स कहाँ से वेरी करता है, 1 से लेकर n तक। 1 आएगा n इवन नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि जब हम n को इवन लेंगे तो 1 आंसर आएगा नॉट कन्वर्जेंट, और जब हम n ओड लेंगे तो आंसर -1 आएगा, इट्स मीन कि ये कन्वर्जेंट है। एज ए सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट एंड वन वैल्यू इट वेरीज बिटवीन 1 एंड -1 सो इट इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट, यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर ये वेरी नहीं कर रहा, किसी एक पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज नहीं करा, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। इस तरह से एग्जांपल नंबर 3 है 1 और 0। 1 कब आएगा, एक्स एन इक्वल टू 1 एंड 0। अगर एन को एक स्केयर लेते हैं तो आंसर 1, और अगर एन जो है वो हमारे पास 0 आंसर कब आएगा, जब हमारे पास कोई दूसरी वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले जो है वो अगर हम स्केयर लें 4 का तो 2 होता है, तो इसके आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह x7 0 आ जाएगा, x1 1, x4 फिर ये एक सारे वही चीज़ें x5 0, x8 0, x6 0 एंड x9 1। तो इसी तरह से आप टू सोन जो है वो हम इसको भी ले, ये भी वेरी कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा, यानी कि किसी पॉइंट पे के ऊपर क्या आंसर आ रहा है और किसी पॉइंट के ऊपर क्या आंसर आ रहा है, तो इस वजह से इसको भी हम जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं कहेंगे। और इसके अलावा अगर हम इसको मेट्रिक स्पेस में देखें तो पहली तो यही डेफिनेशन है कि एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक एप्सिलॉन आ जाता है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बीइंग गिवन देयर इज एन इक्वल टू एन एप्सिलॉन सच दैट ऑल एक्स एन विद एन इज़ ग्रेटर देन एन, ये जो कैपिटल है ना ये नेचुरल नंबर के लिए है। विद इन एप्सिलॉन नेबरहुड बी एक्स, और एप्सिलॉन यहाँ पे अब इसका डायामीटर होगा बिल्कुल स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ एक्स, देन वी कॉल इट कन्वर्जेंट, यानी कि मेट्रिक स्पेस में हम इसको तब कन्वर्जेंट कहेंगे जब हमारे पास बी इंटू एक्स और एप्सिलॉन, यानी कि इसका डायामीटर अगर आप एप्सिलॉन लें बिल्कुल कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू लें तो देन हम इसको कन्वर्जेंट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 25 है, इसका भी जस्ट हम लेमा को पढ़ेंगे, आगे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है जो इसके प्रूफ्स वगैरह हैं उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस को दोनों को रिलेट करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर x इज इक्वल टू एक्स डी बी द मेट्रिक स्पेस, देन क्या होता है, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x इज बाउंडेड एंड इट्स लिमिट पॉइंट इज यूनिक, यानी कि अगर वो बाउंडेड होता है तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, यूनिक होता है। अगर एक्स एन अप्रोच करता है x को तो y एन अप्रोच करेगा y को, तो देन एक्स एन y एन जो है यानी कि जो डिस्टेंस फंक्शन है x एन y एन का वो अप्रोच किसको करेगा, डी एक्स वाई को। बस इसके आगे बहुत लेंथी प्रूफ्स हैं तो इनकी तरफ हम नहीं जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। होप सो कि आज का जो लेक्चर था आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।